बच्चों भूगोल विषय कक्षा 12 इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव विकास। कल हमने इसमें पढ़ा बच्चों कि मानव विकास का क्या अर्थ होता है, इसके कौन कौन से कारक होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 2 के अंतर्गत भारत में मानव विकास। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए बच्चों, पेन पेंसिल एटलस मैप किताब कॉपी के साथ में। आज हम पढ़ेंगे भारत में मानव विकास। बच्चों भारत में मानव विकास की कल हमने पढ़ा लगभग 189 देशों में से भारत का स्थान कौन सा था, 130वां स्थान था। अर्थात भारत मानव विकास के सूचकांक में बहुत पीछे स्थिति में है। हाल ही में हमने ये देखा कि हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे श्रीलंका है और चीन है, वो हमसे मानव विकास में काफ़ी आगे हैं। तो भारत की स्थिति मानव विकास में दयनीय होने के क्या क्या कारण हैं और ऐसे कौन से पैरामीटर हैं बच्चों जो कि भारत को सुधारना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि भारत के अंदर भी जिस तरीके से यूएनडीपी ने विश्व के समस्त देशों का लगभग सभी देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करके उनको रैंक प्रदान की थी, उसी प्रकार से भारत के अंदर भी योजना आयोग ने, पहले इसका नाम योजना आयोग था, हाल ही में इसका नाम बदल करके क्या नाम रख दिया, नीति आयोग। ठीक है बच्चों, नीति आयोग। तो योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। कुछ इसमें फंडामेंटल चेंज भी हुए हैं, ठीक है, वो एक अलग विषय है। ठीक है बच्चों, तो योजना आयोग में भारत के अंतर्गत राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सूचकांक के आधार पर रैंक में बांटा। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से यूएनडीपी ने सूचकों के आधार पर विश्व के सभी देशों को रैंक प्रदान की, किसके अंतर्गत, मानव विकास सूचकांक के आधार पर, उसी प्रकार भारत में योजना आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सूचकांक के आधार पर मानव विकास में रैंक प्रदान की, उनकी एक सूची तैयार की। ठीक है बच्चों, उसी के बाद राज्यों के अंदर भी राज्यवार हिसाब से जिलों की भी रैंक तैयार की गई। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, योजना आयोग ने पहले तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक डिसाइड करी और उसके बाद लगभग अनेक राज्यों में क्या हुआ, जिलों की भी रैंक हुई। इस रैंकिंग सिस्टम से क्या हुआ बच्चों कि हमने देखा कि भारत में मानव विकास का पहुंच किस तरीके से है, कहां तक पहुंचा है मानव विकास और उसमें क्या क्या कमियां आई हैं और उनमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर रैंकिंग देने का कार्य किया गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सूचक हैं जो मानव विकास के भारत के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूचक कौन कौन से हैं। पहला है हमारा आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। ठीक है बच्चों, मुख्यतः यहाँ पर हमने 3 सूचक दिए हैं। पहला है हमारा आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। हमने कल भी देखा था बच्चों कि आर्थिक उपलब्धियाँ ज़्यादा आवश्यक है, यदि मतलब हमारे पास यदि धन होगा तो ही दूसरे प्रकार की सुविधाएं जनरेट की जा सकती है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है, आर्थिक विकास अर्थात धन की वृद्धि होना। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको किन पैरामीटर्स पे देखा, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पादन, तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर इसका हमने आकलन किया। अब यहाँ पर जीडीपी क्या होती है बच्चों, जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पादन। इसका मतलब होता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी उत्पादन किए जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर के हो, चाहे द्वितीय सेक्टर के हो, चाहे वो तृतीय सेक्टर के हो, ठीक है बच्चों, तो जितना भी उत्पादन किया जाता है उसको मूल्यों में निर्धारित कर दिया जाता है और उस मूल्य को मान लो वो मूल्य है 100 रुपये। ठीक है बच्चों, वो कितना है, 100 रुपये है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या का उसमें भाग दे दिया जाता है, टोटल जो भारत की जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या मान लो 10 है, माना कि, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो कितनी होगी, लगभग 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय होगी। ये एक औसत होता है, निकालने का एक तरीका होता है बच्चों। यहाँ पर हम एग्जैक्टनेस नहीं देख सकते, यहाँ पे एक अनुमान होता है, एक औसत होता है कि प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से निकालते हैं। जो जीडीपी होती है, ठीक है, सकल
घरेलू उत्पादन, उसके अंतर्गत जनसंख्या का भाग देने पर एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या होता है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में स्थित है उसको कितने संसाधनों में उपलब्धता प्राप्त हो रही है। जो टोटल हमारे पास संसाधन है विभिन्न प्रकार के, उसमें उसके पास उपलब्ध कितने हो रहे हैं, उनका एक औसत ज्ञात कर लिया जाता है। इसके आधार पर हमारे आर्थिक उपलब्धि ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, एक वृद्धि हुई, एक आर्थिक रूप से उपलब्धि हुई। ठीक है बच्चों। तो ये जीडीपी और प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हमारी आर्थिक वृद्धि या फिर आर्थिक उपलब्धि कितनी हुई। ठीक है बच्चों। ये एक प्रकार का सूचक हो सकता है, यह संपूर्ण सूचक नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ, उपभोग व्यय अर्थात लगातार रूप से जो व्यक्ति है भारत के अंदर, जो जनसंख्या है वो लगातार खर्चा बढ़ रहा है उनका। ठीक है। तो उपभोग व्यय में वृद्धि हुई, अतः भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो व्यक्ति है उनमें सुधार हो रहा है। ठीक है। पहले ज़्यादा लोग थे गरीबी रेखा के नीचे और अब कम लोग, धीरे धीरे उसमें सुधार होता जा रहा है। जैसे जैसे भारत देश का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे गरीबी की समस्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी बच्चों ये इतनी विकट समस्या है गरीबी, जिससे पार पाना लगभग बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। ठीक है बच्चों। तो गरीबी को दूर करना है, ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी समस्या थी और गरीबी हटाओ जैसे नारे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीबी हमारे सिर दर्द का कारण बनी हुई है। ठीक है बच्चों। तो गरीबी भारत में किस तरीके से हटेगी, भारत में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो व्यक्ति है उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है और उनको शून्य पर कैसे लाया जा सकता है, ये कार्य लगातार रूप से भारत सरकार और दूसरे संगठन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने पहले ही चीज़ देखी आर्थिक उपलब्धियों का सूचक। ठीक है। यहाँ पर हम इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं कि भारत में गरीबी 1999-2000, ये लगभग 20 वर्ष पहले का डाटा है बच्चों, हमारी पुस्तक में यही है। और इसके हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कितनी गरीबी है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दक्षिण के जो राज्य हैं वो अपेक्षाकृत ठीक है, स्पेशली बिहार। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं उड़ीसा 32% लगभग, यहाँ पर कितनी है बच्चों, 32% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर बिहार 33%, छत्तीसगढ़ 39%। ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश 31%। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश 34%, असम 31.98%। तो बहुत बड़ी मात्रा में कुछ राज्यों में दादर नागर हवेली 39%। काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। ठीक है, हालांकि उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। और भारत में यदि हम टोटल भारत की बात करें तो एवरेज रूप से लगभग 22% जो जनसंख्या थी 2000 के आसपास, ठीक है बच्चों, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो यदि ये 22% जो जनसंख्या है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेगी, तो क्या हम मानव विकास में उच्च स्तर प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो हम क्या करना है, हमें इस गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति है उनके स्तर में ऊंचा करना है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, उनको रोजगार सृजन का कार्य करना है, उनको दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं जो सुविधाएं हैं उन्हें देना है, संसाधनों तक पहुंच विकसित करनी है उनके लिए। इस प्रकार से हम चहुमुखी विकास करके इनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डाटा सामने आया कि कौन कौन से राज्यों में कितनी गरीबी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है बच्चों जीवन का स्वस्थ जीवन के सूचक। पहला हमने देखा आर्थिक स्तर पर। ठीक है बच्चों, आर्थिक स्तर पर कौन सा है, इनकम का, ठीक है, आय का सूचक। दूसरा है स्वस्थ जीवन, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी उपलब्ध है व्यक्तियों को और किस रेट पर या कितने पैसे खर्च करने पर उपलब्ध है। ये सारे डाटा हम इस स्वस्थ जीवन के सूचक में देखते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं बच्चों, आइए। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अर्थात बचपन में जो बच्चों की जन्म लेने के पश्चात जो मृत्यु हो जाती है वो कितनी है।
महिलाएं जो माताएं बनती हैं उनमें कितनी मृत्यु दर है, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी हैं, वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, औसत आयु कितनी है व्यक्तियों की भारत के अंतर्गत, और पर्याप्त पोषण है या नहीं है। ठीक है, तो इन पैरामीटरों के आधार पर स्वस्थ जीवन के सूचक मापे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ डाटा मैं बता रहा हूँ। हालांकि देखो भारत ने 1951 से, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में देखना है कि 1951 से 2015 तक इन सालों में भारत ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन फिर भी हमें और इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है बच्चों। अब इसमें देखते हैं मृत्यु दर, जहां 1951 में 25.1 थी, वहीं हमने 2015 में इसे 6.5 पर ला दिया है। ठीक है बच्चों, शिशु मृत्यु दर 148 प्रति हज़ार थी, वहीं हमने 37 प्रति हज़ार पर ला दिया है। वो भी यदि देखा जाए तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा है, इसे हमें और कम करना है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जन्म के समय व्यक्ति की कुल उम्र कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पुरुष की कितनी थी, 37.1 थी 1951 में, वो बढ़कर के लगभग 66.9 हो गई। जीवन प्रत्याशा स्त्री की 36.2 थी, वो लगभग 70 वर्ष हो गई 2015 में, और जन्म दर 40.8 थी, वो घट करके 20.8 हो गई 2015 में। तो इस तरीके से हालांकि भारत ने इन वर्षों में आज़ादी के बाद काफ़ी सुधार किया है, काफ़ी प्रयत्न किए हैं, लेकिन फिर भी हमें इस पर और कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे मानव विकास में हमारी ऊंची रैंक आ सके, हम और ज़्यादा उसमें प्रयास कर सके, जिससे कि मानव विकास सूचकांक में हमारा स्तर अच्छा हो सके। तो दूसरा हमारा क्या है, स्वस्थ जीवन के सूचक। ठीक है बच्चों, तो पहला था हमारा क्या, आर्थिक विकास किस प्रकार से हो, गरीबी किस तरीके से कम हो, किस तरीके से जीडीपी और पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय में किस तरीके से वृद्धि हो। दूसरा है बच्चों स्वस्थ जीवन, किस प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके, इसमें किस प्रकार से सहायता कर सके, सरकार और दूसरे संगठन किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इन पैरामीटर्स पर इनको हम देखते हैं। इसके बाद तीसरा पैरामीटर आता है बच्चों हमारा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। अब तीसरा पैरामीटर जो आता है सामाजिक सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, ये एक बार देख लेना है बच्चों कि भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआकरण का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, एक ही साथ लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है मजदूरी करते रहते हैं, उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। ठीक है बच्चों, अज्ञानता, निरक्षरता और अन्य प्रकार की समस्याओं से मुक्ति ही मानव विकास है। यदि मानव विकास करना है तो हमें इन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इनका एक ही उपाय हो सकता है, इन सभी समस्याओं का क्या हो सकता है, साक्षर होना, जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। यदि व्यक्ति साक्षर हो गया, समझदार हो गया, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया, तो इन समस्याओं को दूर कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस पैरामीटर को हम यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी साक्षरता है। विशेष रूप से यदि स्त्री साक्षरता यदि ज़्यादा होगी तो बच्चों क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि इस पैरामीटर को कैसे देखेंगे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल साक्षरता दर, स्त्री साक्षरता दर, और यहाँ पर देखते हैं कि भारत की टोटल साक्षरता कितनी है 74.04, और वहीं स्त्री साक्षरता दर कितनी है भारत की 65.46। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो 1/4 जनसंख्या साक्षर नहीं है। हालांकि साक्षरता के मायने अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, और भारत में साक्षरता के मायने केवल यह है कि 7 वर्ष बच्चों 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति जो अपनी भाषा कोई सी भी हो सकती है, जो भी वो समझ सके, उस भाषा में लिख सके, पढ़ सके, समझ सके और दूसरों को समझा सके, तो वो साक्षर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/4 से ज़्यादा जनसंख्या तो साक्षर ही नहीं है, और उसमें से भी देखा जाए तो स्त्री साक्षरता की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है, और विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति अलग अलग प्रकार से है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग रूप से देखो, यहाँ पर विशेष रूप से देखना है राजस्थान। यदि हम हमारे राज्य राजस्थान की बात करें तो 52.66% ही स्त्री साक्षरता है, अर्थात आधी जनसंख्या स्त्री साक्षरता में आधी स्त्रियां पढ़ी हुई नहीं है, साक्षर नहीं है लगभग। और टोटल साक्षरता भी यदि मैं देखूं तो 67.06, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में साक्षर जनसंख्या राजस्थान में है। दूसरी तरफ देखें बिहार, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम बात करें बिहार की तो 53.33% ही स्त्री साक्षर है। और यहाँ पर टोटल साक्षरता देखूँ तो 63.8, तो यानी कि कुछ राज्यों की साक्षरता बहुत ही कम है। हालांकि कुछ राज्य जैसे कि केरल है और लक्षद्वीप है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा लक्षद्वीप में 92.28% है। कुछ दूसरे राज्य जैसे पुडुचेरी में 86, ठीक है, त्रिपुरा में 87, नागालैंड में 80, मिजोरम में 91, ठीक है बच्चों, और केरल में 93.91%, काफ़ी बड़ी मात्रा में साक्षर है। यही कारण है, ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि केरल की साक्षरता दर ऊंची होने के कारण केरल क्या है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो साक्षरता दर का मायने बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति साक्षर होगा, व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तो क्या होगा, मानव विकास में भी उसका स्तर कैसा होगा, ऊंचा होगा। दूसरी प्रकार की समस्या है उसके सामने कम आएगी। तो साक्षरता यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अलग अलग राज्यों में हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार की साक्षरता दर है। तो जो राज्य साक्षरता में कम है, अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मानव विकास सूचकांक वहाँ पर कम पाया जाता है, और जो राज्य साक्षरता में उच्च है वहाँ पर मानव विकास सूचकांक उच्च पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो उनमें साक्षरता कम है। यही वजह है कि वहाँ मानव विकास सूचकांक कम है। और दक्षिण भारत के राज्य विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ठीक है बच्चों, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इन राज्यों में, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भी हमने देखा, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, वहाँ पर भी हमने देखा कि साक्षरता दर कैसी है, उच्च है, और महिलाओं की साक्षरता दर भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि साक्षरता को बढ़ाना है जिससे अवेयरनेस ज़्यादा आए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक किस प्रकार से है राज्यों के अनुसार। ठीक है, ये पर एक टेबल है, इसको अच्छे से देख लेना है बच्चों। 2007-8 के ये टेबल है। ठीक है, हालांकि 2011 में ये योजना आयोग ने यह टेबल जारी करी थी। यहाँ पर इसको देख लेना है कि केरल का स्थान यहाँ पर कैसा है, प्रथम स्थान है। कारण हमने देखा ही था बच्चों कि केरल का प्रथम स्थान है, दिल्ली का दूसरा स्थान है, इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश तीसरा, गोवा का चौथा स्थान, पंजाब का पांचवा स्थान, उत्तर पूर्व असम को छोड़ करके छठा स्थान। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों का अलग अलग प्रकार से स्थान बनाया हुआ है। हमारा राज्य राजस्थान की बात करूँ तो यह है 17वें स्थान पर था 2011 की जो योजना आयोग ने सूचकांक बनाया था 2007-8 का। ठीक है, 2011 में तो इसको जारी किया था, 2007-8 का ये सूचकांक था। उस समय राजस्थान का स्थान कैसा था, 17वां स्थान था। तो यहाँ पर कुछ राज्यों में कार्य करने की ज़्यादा संभावना है और इनको भी जो ऊपर है उनको भी कार्य करना है। ठीक है बच्चों, तो भारत में लगातार रूप से मानव विकास का कार्य है वो लगातार चल रहा है और आगे भविष्य में भी इस पर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये एक सूची है जो अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की मानव विकास सूचकांक बताता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो किस प्रकार से है, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। इनमें किस प्रकार से संबंध होते हैं और आखिर में इनका क्या महत्व होता है। बच्चों, जनसंख्या और पर्यावरण विकास यह एक तरीके से देखा जाए बच्चों लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या, विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है और समय समय पर इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वंचना का मतलब कमी, लोगों का विस्थापन होना, अनेक कारणों से लोगों का विस्थापन होता है। ठीक है बच्चों, मानवाधिकार उल्लंघन, मानवीय मूल्यों का नाश,
पर्यावरणीय निम्नीकरण आदि कारक मानव विकास को रोकने का कार्य करता है। और हमें क्या करना है, इन कारणों को या ये जो समस्याएं हैं इनको कम करना है। विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है बच्चों, और इन्हें हमें दूर करना है। अब हमें देखना है कि प्रादेशिक विषमताएं, हम देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विषमता है। हाल ही में हमने देखा कि केरल राज्य जहां प्रथम स्थान पर है, वहीं दूसरे जो राज्य हैं वो निम्न स्थान पर है। बिहार और राजस्थान की स्थिति साक्षरता में बहुत निम्न है, और वहीं केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप इन राज्यों की साक्षरता में स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक विकास के स्तर पे भी देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ आर्थिक विकास काफ़ी आगे हो चुका है। वहीं पिछड़े राज्यों की बात करूँ, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, उनमें आर्थिक विकास कम हुआ है। ठीक है, तो प्रादेशिक विषमताएं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यदि मैं बात करूँ सामाजिक असमानताओं की, तो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। लिंग के आधार पर असमानताएं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर असमानताओं का जो दौर है वो बहुत समय से चला आ रहा है, और हमें इन्हें दूर करना है। भेदभाव किया जाता है व्यक्तियों के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, इस प्रकार के भेदभाव, वंचना, गरीबी, ठीक है बच्चों, संसाधनों की पहुंच नहीं होना, संसाधनों का एक वर्ग के द्वारा ही इकट्ठा कर लेना, बाकी के लोगों को उन तक पहुंच नहीं होना, तो इस प्रकार की समस्या भी ये वंचना के अंतर्गत। लोगों का विस्थापन, अनेक कारणों से लोगों का विस्थापन होता है। युद्ध जैसी चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से कोई समस्या आ रही है, जैसे कि कोई तूफान आ रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, या फिर कोई दूसरी प्रकार की सुनामी आ रही है, युद्ध जैसी स्थितियां बन रही है, या फिर राजनीतिक रूप से अस्थिरता हो रही है, तो उस कारण से भी लोगों का विस्थापन होता है। मानवाधिकार उल्लंघन, यहाँ पर भी देखा जाता है कि मानवों के जो अधिकार है उनका कई बार उल्लंघन देखा जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी, मानवीय मूल्यों का नाश, कई बार हम समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिका में ऐसी चीज़ें, घटनाएं देख लेते हैं बच्चों कि हमें ये सोच करके ताज्जुब होता है कि क्या हम इसी समाज में जी रहे हैं, ये मानवीय मूल्य आखिर कहाँ हैं। ठीक है, और पर्यावरणीय निम्नीकरण, पर्यावरण के निम्नीकरण के हमने बहुत रूप देखे हैं, जिस प्रकार के बाढ़, सूखा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो आती है, वो पर्यावरणीय निम्नीकरण को दिखाती है। इस कारण से मानव विकास रुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें इन समस्याओं को दूर करना है, जिससे मानव का विकास हो और हम मानव विकास सूचकांक में ऊपर की ओर जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन ने किसने कार्य किया, यहाँ पर हमारे पुस्तक में दिया हुआ है। माल्थसवाद, माल्थसवाद क्या कहता है बच्चों कि जनसंख्या और संसाधनों में एक संबंध होता है, और संबंध क्या है कि जनसंख्या लगातार रूप से बढ़ रही है और संसाधन क्या है, सीमित है। इस वजह से क्या होगा, एक विस्फोट होगा। विस्फोट का मतलब क्या होगा कि संसाधन तो सीमित है, संसाधन तो क्या है, सीमित है। जो संसाधन है, चाहे किसी भी प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, वो तो क्या है, सीमित है। लेकिन जनसंख्या लगातार रूप से बढ़ रही है, पिछले कुछ सालों से लगातार रूप से जनसंख्या में इजाफा हो रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो संसाधनों की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी तो जो और भी ज़्यादा समस्याएं विकसित होगी। तो इसके बारे में माल्थस महोदय ने बताया था। ठीक है, तो इसे माल्थसवाद कहा गया। नव माल्थसवाद में क्या कहा गया कि हालांकि संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि माना कि हमने कृषि क्षेत्र में हम दूसरे प्रकार के नई टेक्निक यूज कर सकते हैं, या दूसरे विभिन्न प्रकार के कृषि या समुद्र कृषि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जनसंख्या को रोक पाना नामुमकिन है, और ये जनसंख्या भारी पड़ेगी संसाधनों पर। इसलिए संसाधनों का या तो ज़्यादा जनरेट हो, या जनसंख्या का जो विकास है, या जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको रोकना भी आवश्यक है। ये नवमाल्थसवाद कहते हैं। संसाधनों का वितरण एवं पहुँच, देखो बच्चों, संसाधनों के जो पहुंच और वितरण है, ये सभी लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। यदि मान लो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, 100 रुपये है टोटल, इस 100 रुपये में से एक व्यक्ति के पास 90 रुपये और एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, तो इस प्रकार के संसाधनों के वितरण नहीं होना चाहिए। और देखा ये जा रहा है अब हाल ही में कि इस प्रकार के संसाधनों का वितरण ही हो रहा है। तो संसाधनों का वितरण 90-10 के अनुपात में नहीं होना चाहिए, अपितु इस व्यक्ति को ज़्यादा संसाधन
देने चाहिए, क्योंकि इसके पास संसाधनों की कमी है और इसके पास यदि अति मात्रा में संसाधन है तो वो पहुंच कम करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को समान रूप से संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए, उसका वितरण देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जितने संसाधनों की आवश्यकता है क्या उतने संसाधन उस पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी का संसाधनों के प्रति संतुलन विचार और ट्रस्टीशिप उनका विचार था। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता भी है, उनका संसाधनों के प्रति क्या विचार था? उनके संसाधनों के प्रति ये विचार था कि जो संसाधनों पर काबिज है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार के, उनको उसका ओनर या मालिक ना मान करके ट्रस्टीशिप के रूप में उनको देखना चाहिए। ट्रस्टीशिप का मतलब ट्रस्ट के रूप में काम करना चाहिए कि हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके ट्रस्ट हैं, अर्थात हम इसके रखरखाव के लिए एक कर्मचारी हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही किसी व्यक्ति को यदि इन संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसको व्यक्ति को संसाधनों की उपलब्धता करा दी जाएगी। इस प्रकार से महात्मा गांधी के जो विचार हैं ये भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर देखा जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, इसमें किस प्रकार के संबंध है और संसाधनों की पहुंच कैसे होनी चाहिए और विकास के क्या मायने होने चाहिए। तो विकास यदि मैं कहूं तो विकास क्या ऐसी है, एक सतत प्रक्रिया है। यदि आज हमने एक चीज़ का विकास करा बच्चों, तो हो सकता है कल कोई दूसरी प्रकार की समस्या जन्म ले जाए। ठीक है, तो दूसरी प्रकार की समस्या जन्म ले जाए तो उसका दूसरे प्रकार के उसका निराकरण करना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हमें इस पर काम भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।